सो सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता कैसा है, ठीक है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, राइट। फिर देन एक अच्छा अगर आपको टेस्ट बनाना है, आप समझो आप किसी भी चीज़ का असेसमेंट कर रहे हो अगर, या किसी भी चीज़ को आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ऑफ अ गुड टेस्ट, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। देन वी विल सी कि क्या क्या एथिक्स होते हैं, क्या क्या एथिकल गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी होती हैं जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे होते हैं, ओके। फिर देन जब आप पर्सनालिटी को असेस कर रहे हो, इफ यू आर असेसिंग समवन्स पर्सनालिटी, तो उसके क्या फायदे हैं, हम क्यों पर्सनालिटी को असेस करते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, बिकॉज पर्सनालिटी का एक काफी मेजर रोल होता है हमारी ओवरऑल लाइफ पे। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में समझेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which we have is this topic, methods of personality assessment। किस किस तरीके से आप पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। हियर वी हैव ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यूज, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल्स, बिहेवियरल डेटा, सिचुएशनल टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अनकॉन्शियस से रिलेटेड होती है, एवरीथिंग इन डिटेल हम इसमें बात करेंगे, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ पर भी हमने बेसिकली फर्स्ट यूनिट में हमने क्या किया था, पर्सनालिटी की थ्योरीज को समझा था। हमने सबसे पहले पर्सनालिटी को समझा था कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, राइट। एक आपका जो डिस्पोजिशन है, ठीक है, और जो आपकी पर्सनालिटी है वो एक ही स्टेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी स्टेट, एक परमानेंट स्टेट में होना चाहिए, राइट। एंड देन काफ़ी सारी हमने थ्योरीज पढ़ी। हमने सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल वाली थ्योरी पढ़ी, देन हमने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पढ़ी, देन हमने ट्रेड थ्योरीज पढ़ी जिसमें वो ओशन वाली थ्योरी थी, राइट। उसमें ट्रेड्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, और भी बहुत सारी हमने थ्योरीज पढ़ी, ठीक है। सो अब हम लोग समझेंगे कि हम पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे करते हैं। अभी तक आपने पर्सनालिटी को समझा फर्स्ट यूनिट में काफ़ी लोगों के पर्सपेक्टिव से। अब हम ये देखेंगे कि हम ये जो पर्सनालिटी है उसको असेस कैसे करते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है, सोशल इंटरेक्शंस है, रिलेशनशिप्स हैं, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पर्सनालिटी पे। जिस तरीके की जिस इंसान की पर्सनालिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर भी होता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो सोशल लोगों से सोशली इंटरेक्ट करता है, अपने आसपास के लोगों से अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली ही मिलता है। उसी तरीके से वो रिलेशनशिप्स बनाता है, किस तरीके के मुझे रिश्ते बनाने हैं, किससे मुझे रिश्ता बनाना है, राइट। तो ये सब कुछ पर्सनालिटी की वजह से होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू असेस समवन्स पर्सनालिटी, कि किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी को समझ के हम बाकी की चीजें समझ पाएंगे, राइट। आप लोग ये चीज सोचो कि हम ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, एंड फ्रॉम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव पर्सनालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। पर्सनालिटी के बेसिस पे काफी सारी चीजें हमको पता लग जाती हैं, ओके। So this will enable us to develop, modify, improve our personality for creative effectiveness in our functioning। जब आप किसी की personality को समझोगे, उसको assess करोगे, तो हम किसी की quality of life को improve कर सकते हैं, कहीं problems आ रही है उसको modify कर सकते हैं, right? Assessment of personality is a major area of research and different theories have influenced the development of personality assessment. Okay, now directly हम topic पे चलते हैं। What is the concept of psychological assessment? Okay. यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द साइकोलॉजिकल असेसमेंट, नॉट अबाउट द पर्सनालिटी असेसमेंट। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना आप लोग, ओके। सो अब आप ये बात सोचो कि आपने बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो सुने होंगे कि किसी की आंखों का कलर जिस तरीके का होता है वो उस तरीके का इंसान होता है। जैसे कि आप कहो कि नीली आंखों वाले जो होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट लोग होते हैं, राइट। और ये बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें हमने सुनी हैं। जैसे कि एक अभी मैंने रिसेंटली ये बात सुनी है कि जिनकी आईब्रोज जो हैं वो कनेक्टेड रहती हैं अगर, तो उन उन लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं राइट। तो ये बहुत सारे मिथ्स जो है वो चलते रहते हैं, ओके। सो हाउ डू वी नो अबाउट पर्सनालिटी। अब हम पर्सनालिटी को समझें कैसे, अगर हम इन सारी चीज़ों का अगर हम मिथ्स मान रहे हैं, ये सब फालतू की चीज़ अगर हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है हमारे पास, देन फिर हाउ डू वी मेजर पर्सनालिटी, या हाउ डू वी लाइक नो अबाउट समवन्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, या हाउ डू वी मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो एज वी नो इंडिविजुअल डिफर्स इन देयर इंटरेस्ट, राइट। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में ही कि हम सब एक दूसरे में, सबका इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, सबका एप्टीट्यूड एक एक चीज़ में अलग अलग रहता है, सबका अचीवमेंट सबका अलग रहता है, देन सबके मूड्स, इंटेलिजेंस, देन आपका मोटिव्स, पर्सनालिटी, ये सब हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ओके। अब इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स में पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम पता लगा पाए, फिर उसी के अकॉर्डिंगली उस पर्सन पे हम काम कर सके, ओके।
सो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी हो जाए, हम किसी भी तरीके से पर्सनालिटी को असेस कर लें, पूरा प्रॉपर एक मेथड होता है, बिकॉज हियर वी नो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, राइट। तो वो चीज़ सारी सिस्टमैटिक वे में होती है, ठीक है। इट शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर एंड फुलफिल्स द essential criteria of being reliable and validity। तो यहाँ पे जब हम PPCC 104 हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये टॉपिक को टच किया था कि व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज वैलिडिटी। आगे भी हम इस चीज़ को और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट किसी भी टेस्ट को रिलायबल और वैलिड बनाने के लिए साइंटिफिक वे में आपको सारे काम करने पड़ते हैं। एंड द साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो भी टेस्ट हैं, तो वो क्या होते हैं, रिलायबल और वैलिड होते हैं। ओके, नाउ व्हाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट एम्स एट मेजरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। ओके, इट डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। अब ये सब प्रिडिक्ट, आप सोचो किसी का भी बिहेवियर है, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, आप उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, कैसे करोगे? उसके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो जब आप एक सोचो कि 10 सिमिलर जो लोग हैं, आप उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो, उनकी पर्सनालिटी को असेस कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, इनकी सबका सेम पर्सनालिटी टाइप है, तो फिर आगे उस चीज़ से लेके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो 11th पर्सन है, अगर इसके अंदर ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स इसकी पर्सनालिटी इस तरीके से, एंड इन फ्यूचर ये इस तरीके से एक्ट करेगा या करेगी। फाइन, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, राइट। आप सोचो इस चीज़ में कि आप जब एक जो काउंसलर होता है, एजुकेशन जो काउंसलर होता है, वो बच्चे की पर्सनालिटी को असेस करके, उसके एप्टीट्यूड को, उसके इंटरेस्ट को असेस करके, उसको साइकोलॉजिकली बेसिकली असेस करके, फिर वो समझता है, उसको गाइड करता है, उसको काउंसलिंग करता है कि आप इस फील्ड के लिए बच्चा फिट हो, राइट। आप इस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, यू आर गुड फॉर दिस फील्ड, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, हम इसीलिए असेसमेंट करते हैं, हम इसीलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। बहुत सारी फील्ड्स में ये काम आता है, एजुकेशन की फील्ड में, करियर की फील्ड में, ऑब्वियसली क्लिनिकल की फील्ड में तो आता ही आता है, देन ऑर्गेनाइजेशंस की फील्ड में भी आता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 लोग आए इंटरव्यू के लिए फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स, बट आप अगर आप अगर वहाँ पे एचआर हो, या एचआर डिपार्टमेंट में भी एक साइकोलॉजिस्ट बैठा है, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि जिसकी पर्सनालिटी टाइप जिस तरीके की होगी, या जिस बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट वो करेगा, तो जिसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, जिसका आपको लग रहा है कि ये जो बंदा है वो इस जॉब रोल के लिए परफेक्टली फिट होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं वहाँ पे जाके। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग कि क्यों साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारे एरियाज़ में इसका रेलेवेंस है, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, एंड प्रैक्टिकली एवरी अदर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एज मेजरिंग ह्यूमन बिहेवियर इज अ बेसिक स्टेप फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर स्टडिंग ह्यूमन बींग्स। आपको पता है जो साइंस है, साइकोलॉजी एक साइंस है ना, तो ये साइंस जो है वो कौन सी वाली साइंस है कि हम इंसानों को स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग ह्यूमन बींग्स। और जो अदर साइंस है, राइट, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, आपका आपका और भी जो भी साइंस है, ठीक है, तो वो केमिस्ट्री हो गया, तो ये आउटसाइड द ह्यूमन बीइंग ये सारी चीज़ों को स्टडी करता है, बट साइकोलॉजी में हम इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स स्टडी करते हैं, ठीक है। सो क्या क्या प्रिंसिपल्स है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, जो कि हमको फॉलो करने चाहिए व्हेन एवर वी आर असेसिंग समबडी, या कुछ भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके का होना चाहिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सबसे पहला तो है, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता हुआ होना चाहिए। आप किसी इंडिविजुअल को असेस कर रहे हो साइकोलॉजिकली, तो उसके बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट, आप उसको इंटीग्रेट करके तब आप उसको असेस कर सकते हैं। हर एक चीज़, द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल नीड्स टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि हमने ही अभी आप लोग तो नए हो, बट जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, तो जो हमारी सोसाइटी है, या जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, या जो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। तो इन सारी चीज़ों को हमको कंसिडर करना चाहिए व्हेन एवर यू आर असेसिंग समबडीज पर्सनैलिटी और एनीथिंग साइकोलॉजिकल, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेप या सेकेंड पॉइंट शुड बी, इट शुड बी सिस्टमैटिक, राइट। आपको ऐसे ही नहीं कि मैंने आपसे कुछ कह दिया, 2-4 सवाल पूछ लिया, आपने उसका आंसर कर दिया, इट शुड बी नॉट इन दिस वे, राइट। वहाँ पे एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना चाहिए, हमको पहले प्लान करना चाहिए, ठीक है, कि हमें कैसे, कब, किस तरीके से ये जो काम है और क्यों हमको ये असेसमेंट करना है, ये सब कुछ पहले से ही होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए, ठीक है। द स्टेप्स इन द असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल्स ऑफ असेसमेंट, जैसे हमने ये देखा ना, वाई टू असेस, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये जो असेसमेंट कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम उसके हिसाब से टेक्निक्स डिसाइड करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमको डेटा
कैसे कलेक्ट करना है, फिर हम डिसाइड करेंगे कैसे हमको स्कोरिंग करनी है, कैसे रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, जैसा कि हमने 104 में पूरा स्टेप्स पढ़े थे ना, कैसे क्या किस तरीके से रिसर्च होती है। ओके, एंड देन ये होता है कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना चाहिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट को। देन इट शुड बी ऑन गोइंग, कि एक बार आपने किसी को भी असेस कर लिया साइकोलॉजिकली तो आप सोचो कि हाँ ये यही सेम रिजल्ट सारी जिंदगी देगा। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। एक क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इट इज डायनामिक इन नेचर, वो तब्दील होता ही रहता है, चेंज होता ही रहता है। तो एक बार असेसमेंट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे परमानेंट वाले रिजल्ट चाहिए, राइट? हमको एक रिलायबल, एक वैलिड रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए एपिसोडिक असेसमेंट करना चाहिए ताकि हमको इंडिविजुअल का ट्रू नेचर समझ आए। ओके, देन द असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट, राइट? कि हमने जो चीज़ को असेस करना चाहा था क्या हमने वही पाया है, राइट? तो ये सब चीज़ें और डिटेल में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन द फाइंडिंग्स शुड बी कॉन्फिडेंशियल, कि जो भी मैंने फाइंडिंग्स करी है, जैसे कि मैं अगर आप लोगों में यहाँ पर 4-5 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अगर किसी का भी डेटा ले रही हूँ, किसी के भी बारे में अगर मैं कुछ भी पता कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनैलिटी को असेस कर रही हूँ, तो जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, वो मेरे तक ही सीमित होनी चाहिए और मेरे क्लाइंट तक सीमित होनी चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर नहीं करनी, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ओके, देन here we need to differentiate between psychological assessment and psychological test। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, यहाँ पर एक होता है assessment, एक होता है test। तो अब हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, a psychological test is an objective tool of assessment। It is a standardized measure or tool that is it provides uniform ways of administration, test instruction, scoring based on a predefined correct or incorrect responses। The scoring is done so that there is no chance of subjectivity influencing the scoring procedure। ठीक है, after scoring the correct and incorrect responses, a psychologist come to the conclusion whether the respondent client or on whom the test is conducted fits into the fixed criterion based on the scores or not। Thus, the interpretation of the scores is also standardized। The psychological tests are majorly self-reports, objective type, and then objective type paper and pencil test। It helps to ensure easy administration and scoring। ठीक है, बट बेसिकली ये जो टर्म्स हैं टेस्टिंग और असेसमेंट, ये हम इंटरचेंजेबली ही यूज करते हैं। क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट? एक तरीके का असेसमेंट ही तो है, राइट? एंड देन असेसमेंट रेफर्स जो है वो क्या है? टेस्ट तो है assessment, but assessment का मतलब क्या होता है? It is a broad evaluation of the individual which may include psychological testing, surveys, observation, interviews, history, demographic information of the client etc। मतलब आप सोचो इस चीज को कि assessment हमको एक complete और एक overall एक comprehensive holistic picture दे रहा है assessment की अगर हम जब बात करें, but एक test सोचो कि किसी एक particular चीज को study कर रहा है, राइट? आपको किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टडी करना है तो उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए वो टेस्ट डिजाइन किया गया है। बट अगर हम असेसमेंट की बात करें तो वो एक थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जाता है। असेसमेंट जो है वो टेस्ट से थोड़ा सा बड़ा टर्म है, ठीक है? वो आपको ओवरऑल स्टडी कर रहा है, वो होता है असेसमेंट। जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, राइट? मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया तो मैं उसको ओवरऑल पूरा असेस करने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ पे मैं असेसमेंट कर रही हूँ। बट मेरे पास कुछ मास्टर्स के या बैचलर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास क्या करने आए हैं, मेरे पास इंटर्नशिप करने आए हैं, ठीक है? तो मैं उन लोगों से एक टेस्ट दे दूंगी कि जाओ ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, सोचो कि पर्सनैलिटी के लिए ही एक टेस्ट है, जाओ ये टेस्ट आप करके आओ और ये इंडिविजुअल से, जो भी क्लाइंट है मेरा, उससे ये टेस्ट कराओ। तो ना आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? असेसमेंट में पूरी ओवरऑल चीज़ आ गई, बट टेस्ट में एक पर्टिकुलर चीज़ आ रही है। ओके, सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड टेस्ट? कि अब यहाँ पे आप सोचो कि हर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट की हम हर एक चीज के लिए टेस्ट बनाया गया है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। किसी का एंग्जाइटी हमको पता करना है, किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस हमको पता करना है, किसी का डिप्रेशन लेवल हमको पता करना है। जिस भी चीज को हमको असेस करना होता है उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक अच्छे टेस्ट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला तो है कि टेस्ट जो है वो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, नॉर्म्स फॉलो करता हो, देन रिलायबल होना चाहिए, देन वैलिड होना चाहिए। ओके, so these are the characteristic features of a good test that needs to be ensured in the psychological assessment tools। So standardization refers to uniformity in administration of a test, scoring and interpretation of टेस्ट रिस्पॉन्स। आप कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड मेथड है इस चीज को करने का, ये जो स्टैंडर्ड मेथड आप कह रहे हो ना भाई, कि सेम वे में आप वो टेस्ट को एडमिनिस्टर करो, सेम वे में उसकी स्कोरिंग करो, देन सेम वे में ही उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको इंटरप्रेट करो, वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है?
जो भी आपने टेस्ट डिज़ाइन किया है, चाहे फिर वो दुनिया का कोई भी इंडिविजुअल उस चीज़ को एडमिनिस्टर करे, उन ये सारी चीज़ों में, उसकी स्कोरिंग में, उसके इंटरप्रिटेशन में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। हम इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि आप एक ही सिमिलर पैटर्न में जब आप चीज़ को करोगे तो जो रिजल्ट्स हमारे पास होंगे वो सही होंगे, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स गेट द सेम इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हाउ टू टेक द टेस्ट एंड आंसर इट, ओके। Then norms refer to the scores obtained by the representative sample on which the test was developed initially. These test norms provide information about high, low, average performance and the scores of an individual taking the test later on are compared with these norms or standards to identify the relative standing of the individual as compared to the standardized sample. अब आप सोचो कि आपने कोई टेस्ट बनाया, राइट? तो वो टेस्ट के लिए आप, ऐसा तो नहीं है कि ना सैंपल पे ही तो वो टेस्ट करोगे, आपने अपने ही टेस्ट को टेस्ट करना है किसी सैंपल पे कि ये जो मेरा टेस्ट जो मैंने बनाया है क्या वाकई में वो सही है या नहीं है। तो जिस सैंपल की जो स्कोरिंग आ रही है या जो सैंपल का जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे बात कर लेते हैं एज नॉर्म्स की, कि ये वाला जो टेस्ट है वो पर्टिकुलरली 5 इयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए ही बना गया है। तो आप 5 साल के सारे बच्चों को लेके आओगे और उनके ऊपर ये टेस्ट करोगे, आप देखोगे कि इनका क्या है, इनका जैसे मान लेते हैं इनका परसीव्ड पैरेंटल बिहेवियर, सॉरी ईक्यू ही ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में ही समझाती हूँ। ईक्यू ही ले लेते हैं कि इन बच्चों का ईक्यू किस तरीके का है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि 5 साल में, अब इन्हीं से तो आप नॉर्म्स डिसाइड करोगे कि कितने बच्चों का हाई आ रहा है, कितने बच्चों का लो आ रहा है, कितने बच्चों का एवरेज आंसर आ रहा है। तो ये जो एवरेज आपने निकाला कि एवरेज 5 साल के बच्चे का एवरेज स्कोर आईक्यू का इतना आना चाहिए, तो ये एक तरीके के नॉर्म्स होते हैं और ये सब हमको डिसाइड करने पड़ते हैं। एक अच्छे टेस्ट के लिए सारे नॉर्म्स हमको पहले से डिसाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। देन वी हैव रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका टेस्ट रिलायबल कितना है, कि आप अगर बार बार वो टेस्ट लोगे तो उसका रिजल्ट गलत तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है एक बार आपने टेस्ट लिया उसका रिजल्ट आया, दूसरी बार आपने लिया तो अलग रिजल्ट आया, तीसरी बार आपने टेस्ट किया देन अलग रिजल्ट आया। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपके टेस्ट के अंदर, ठीक है। Reliability refers to the consistency of the scores obtained by an individual on a test. Okay. Then validity का मतलब क्या है? Validity का मतलब ये होता है कि आपने जो assess करना चाहा था, क्या आपके टेस्ट ने वही assess किया है? जैसे कि for example, I have a test of depression. ठीक है, मेरे पास एक डिप्रेशन का टेस्ट है, ठीक है। अब डिप्रेशन की टेस्ट की सोचो कि मैं क्वेश्चनेयर फॉर्म में ये चीज़ को टेस्ट करना चाह रही हूँ, मेरे पास मैंने कम से कम 50 क्वेश्चंस बना के रखे हैं कि 50 क्वेश्चंस के जो आंसर आएंगे उसके हिसाब से मैं डिप्रेशन को डायग्नोस करूंगी, राइट। तो ये 50 क्वेश्चंस की 50, क्या मेरे 50 क्वेश्चंस वाकई में डिप्रेशन को ही टेस्ट कर रहे हैं? तो यही होता है वैलिडिटी। इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, रिलायबिलिटी के भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी होती है, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती है। ये थोड़ा सीनियर लेवल का क्वेश्चन है, बट अभी बस इतना ही समझो कि रिलायबल का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन अगर है तो सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सोचो आप लोग की सेम रिजल्ट नहीं आएगा, इसका मतलब आपने टेस्ट अच्छा नहीं बनाया। और वैलिडिटी का मतलब अभी मैंने बता दिया कि जो आपने सोचा था, जो आपने इंटेंट किया था मेजर करने का, क्या वही आपने मेजर किया है या नहीं किया है। ओके, दिस इज वैलिडिटी। यस, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत चल जाता है, बट आप सोचो कि एक बार स्कोरिंग 50 आ रही है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आप देखो तो स्कोरिंग 100 आ रही है, फिर आप देखो कि 150 आ रही है, तो यहाँ तो स्कोर्स बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, तो टेस्ट तो रिलायबल नहीं है, इसका मतलब आप ही कुछ गलत कर रहे हो, आपने टेस्ट ऐसा सही नहीं बनाया है, राइट। थोड़ा बहुत चलता है, 50, 50, 55, 60 इतना तो चलता है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड टेस्ट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या एथिक्स हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो एथिकल गाइडलाइंस हैं वो बेसिकली हमको दी किसने हैं? हमको दी है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने हमको कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है। ये कोई भी रिसर्चर है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, तो ये सारी गाइडलाइंस हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए, याद हो जाएंगी, अभी आज ही याद हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, यू शुड बी अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। ऐसे ही आप रैंडमली किसी को भी साइकोलॉजिकली असेस नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि आप सोचो कि आपको अपनी ब्लड रिपोर्ट को टेस्ट कराना है, या आपको ब्लड रिपोर्ट जो भी आई है आपको उसको इसका जो रिजल्ट है वो इंटरप्रेट कराना है, तो आप किसी डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने दादाजी को रिपोर्ट दिखा दोगे जाके कि भाई दादाजी आप मेरी ब्लड रिपोर्ट देख के बताना जरा क्या है इसमें, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। चलो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो भी कर रहा है, बट जो स्कोरिंग इंटरप्रेट करेगा वो तो ट्रेंड होना चाहिए ना, वो तो प्रोफेशनल होना चाहिए ना उस चीज़ में।
then again it is unethical to use a psychological test without having a formal degree or training, right? The psychologist should know about the test, क्या है टेस्ट, किस तरीके से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से इसकी स्कोरिंग करनी है, किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करना है आपको. सो द वन who is doing this assessment, वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर trained psychologist होना चाहिए. Okay, then third गाइडलाइन इज द क्लाइंट शुड बी ब्रीफ्ड अबाउट द इंटेंट. आप किसी का भी असेसमेंट कर रहे हो तो आपको उसको बता देना है कि हम आपको इस तरीके से असेस कर रहे हैं और हमारा मकसद जो आपको असेस करने का है वो ये है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. आप उसको बता रहे हो टेस्ट के बारे में पहले से ही. इट रिक्वायर्स दैट द क्लाइंट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द टेस्टिंग एंड कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट. ठीक है, आपने उसको बता दिया कि हम क्यों कर रहे हैं, फिर उसका आपने कंसेंट ले लिया कि वो राजी है तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो प्रोसेस. अगर वो नहीं है राजी कि नहीं भैया मुझे अपना असेसमेंट नहीं कराना है, तो देन आप नहीं कर सकते कुछ. यू कैन नॉट फोर्स देम. देन द फोर्थ गाइडलाइन इज कि जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए. आपको किसी की भी डिटेल्स किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है. ओके, देन fifth guideline is, as a psychologist you are required to provide and report the findings in an unbiased way. सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, बायसनेस नहीं आनी चाहिए जब भी आप रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो. किसी ने आपको एक आंसर दिया, अब उसमें आपकी सब्जेक्टिविटी आ रही है कि ये पागल है क्या, ऐसे क्यों आंसर कर रहा है. हाँ, ये नहीं होना चाहिए. आपको उसी का स्टेट समझना है कि उसने किस स्टेट में ये आंसर दिया है. आपको अपनी सब्जेक्टिविटी बीच में नहीं लानी है, ठीक है. सब्जेक्टिविटी क्रीपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये एक आपका ये एथिकल गाइडलाइन है. कम्युनिकेटिंग टेस्ट रिजल्ट्स इन अ प्रॉपर वे इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट. जो भी रिजल्ट आया है आप उसको सही से समझाओ, अच्छे से समझाओ कि उसको सारी, जिसका भी आपने टेस्ट लिया उसको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है मेरी पर्सनैलिटी या जो भी है साइकोलॉजिकल असेसमेंट. साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये नहीं है कि सिर्फ पर्सनैलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको उसको अच्छे से बताना भी है. देन सिक्स्थ इज कि वही अगेन यू शुड इंश्योर the confidentiality of the client. It is unethical to use or share the psychological test report of the client without their consent. अब यहाँ पे कुछ exceptional cases होते हैं, जैसे आप सोचो कि आपने किसी भी चीज़ का साइकोलॉजिकल मतलब किसी भी क्लाइंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट लिया और आपने ये देखा कि ये जो क्लाइंट है या तो ये सुसाइड कर लेगा, राइट, या तो ये किसी और को मार देगा, राइट. इसके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो चुकी हैं, ये आपने डायग्नोज किया. अब यहाँ तो आपको बताना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो शेयर करनी पड़ेगी ना उसकी डिटेल्स उसके फैमिली वालों से या पुलिस से या जिससे भी आप करो, राइट. तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अदरवाइज आप किसी के कॉन्सेंट के बिना आप किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट्स को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते. और अगर किसी ने देख लिया, मतलब किसी भी क्लाइंट को पता चल गया कि मेरी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करी जा रही हैं, तो आपके ऊपर केस हो सकता है. ओके. Then it is also important to be aware of the test taking situation and the ethnic and the cultural background of the test takers clients, that these may affect the test results. अब overall situation क्यों हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो भी psychological assessment होता है वो क्या करता है, एक comprehensive और एक holistic picture देता है. आपको जानना है सारी चीज़ें, आपको जानने का मतलब ये है कि आपको पता भी होना चाहिए. आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि किसी के कल्चर के बारे में आपने कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया, राइट. आप सोचो किसी के रिलीजन के बारे में, आप एक दूसरे रिलीजन के साइकोलॉजिस्ट हो और आपका जो क्लाइंट है वो किसी और रिलीजन से है या कुछ भी हो सकता है, किसी और कंट्री से है, किसी और बैकग्राउंड से है. अब आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि जिससे वो पूरा ट्रिगर हो गया और वो पूरा जो आपको बातें वो बता रहा था, जो सब कुछ वो टेस्ट कर रहा था, करवा रहा था, वो सब गलत हो जाएगा फिर, राइट. फिर टेस्ट के रिजल्ट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, या तो उसको कोई बात बुरी लग जाएगी, या तो फिर वो ऑफेंड हो जाएगा, या तो फिर कोई ऐसी बात हो कि फिर वो खुल के बात नहीं कर पाएगा, राइट. तो आपको सब कुछ सारी सिचुएशन जो है वो पता होनी चाहिए उसके बारे में. सो